हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम परिमेय संख्या पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में इसका उदाहरण देखे थे, प्रश्नावली 1.1 का। आज हम इसका प्रश्न देखेंगे। अगर उदाहरण में आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहां पे जाकर आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो हम उसको सोल्व करेंगे। तो इस आगे देख लेते हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 9th मैथ का प्रश्नावली 1.1। हम इसके उदाहरण में देखे थे, जैसे कोई दो संख्या, जैसे 2 और 4 के बीच, 2 और 3 के बीच के परिमेय संख्या निकालने के लिए ऐसा पढ़े थे। तो वही पहला सवाल है। इसमें पहला सवाल उसी तरह से है, बोला है इसमें क्या है कि शून्य लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जहां P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ आएगा और Q नॉट इक्वल टू 0 है। इस तरह से क्या बोला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो पूर्णांक बोला है P और Q को लेने के लिए, तो यह जो शून्य है वो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे कि हाँ, हल या आंसर बोल सकते हैं, या सोल्व। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, जहां हम जो P और Q है, इन दोनों को पूर्णांक लिए हैं, Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे हम अगर P को 0 लेते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 बोला है पूर्णांक संख्या लेने के लिए, तो हम क्या ले सकते हैं, 1, ये 0/2 लिख सकते हैं, 0/3, 0/4, ये सब बराबर आएंगे। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो A1 है, इन Q है, और ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। Q क्या हो सकती है? Q एक ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। इस तरह से ये लिख सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसका अगला सवाल देखेंगे हम अब। अगला सवाल क्या है? ये सवाल हो गया। बस ये इतना ही करना था, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सब करने में। आगे है दूसरा, 3 और 4 के बीच की 3 और 4 के बीच
में 6 परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले हमको देखना है कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें जैसे 6 ज्ञात करनी है तो हल में क्या करेंगे कि 6 + 1 करेंगे, आएगा 7। फिर उसके बाद 3 और 4 के बीच की ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे कि 3 × 7 करेंगे और उसके बटे में भी 7 लिखेंगे, ठीक। और यहाँ क्या करते हैं 4 × 7 करते हैं, इसके बटे में भी 7 लिखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाता है 21 और 7, इसका जाता है 28/7। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसके बाद 22 आता है 7, फिर 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 1 2 3 4 5 और 27/7 और 28/7। ये और ये नहीं होगा क्योंकि इसको भी काटेंगे तो 4 आएगा और इसको भी काटेंगे तो 3 आएगा। तो ये आपकी इतनी 6 परिमेय संख्या निकल कर आई। इस तरह से दूसरा सवाल हुआ। इसी तरह से सारे सवाल करेंगे। तीसरा सवाल अब देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, ये इसको पहले इरेज कर लेते हैं फिर उसको तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच बीच इस तरह से बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। अभी जैसे पीछे किए हैं, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी उसमें 1 ऐड किए हैं और जितना आया है ऊपर नीचे दोनों उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, जितने और जितने के बीच में निकालनी है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हल। 5 परिमेय संख्या लिखे तो 5/1, 5 + 1 बराबर 6 आएगा। 6 से क्या करेंगे 3 × 5, 6/6 करेंगे यहाँ भी, और यहाँ भी 5 × 6 करते हैं और इसको करते हैं 5 × 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 18 और 30 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 और 30 आ जाएगा। और इसके बीच की हम परिमेय संख्या लिख लेते हैं, सिंपल सी बात है। 18 के बाद क्या आता है 19/30, 20/30, फिर उसके बाद 21/30, 22/30, फिर 23/30। इस तरह से सवाल हो गया। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। कितनी हो गई 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या निकल कर आ गई। इस तरह से ये सवाल आसानी से हो सकती है अगर आपको बस मल्टीप्लाई अच्छे से करने आना चाहिए और यह इस नंबर और इस नंबर के बीच में कितनी नंबर आएंगी उसको लिख देंगे, ये परिमेय संख्या आसानी से निकल जाएगी। ये तीसरा सवाल था। चौथा देखेंगे। चौथा सवाल देख लेते हैं। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए।
अपने अभ्यास पुस्तिका में उत्तर दीजिए या फिर जो भी बोला होगा, लेकिन ये सत्य है या असत्य यही देखना है। बोला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। वो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर इसका आंसर देखते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलती है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृत प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है जो 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलती है। तो क्या बोला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ है, क्योंकि यह संख्या पूर्ण संख्या है तो है, क्योंकि इसमें 0 है। ये 0 से नहीं स्टार्ट है। इसको बोला है कि यह पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, तो हाँ इसको लिखेंगे सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में पूर्ण पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता। और सब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि यहाँ ये 1 से चालू होता है, इसमें भी 1 होता है, इसीलिए सत्य है। और दूसरा क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह है असत्य। ये क्या है? असत्य। ये किस हिसाब से असत्य है? कारण बोला है, तो क्या लिखेंगे? क्या हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या तो इस तरह चलती है, लेकिन जो पूर्णांक होता है, जो आपका पूर्णांक होता है, वो माइनस, रूट, प्लस सब चलता है। ये तो सिर्फ प्लस में जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पूर्णांक √2 है। ले पूर्णांक √2 है, लेकिन पूर्ण √2 नहीं है, इसलिए यह असत्य है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या आपका कैसा होता है? परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है, और पूर्ण संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जाता। तो ये तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा ही नहीं। हम लिख देंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, इसीलिए यह सवाल क्या है? असत्य है। हम जो बोले हैं वो आप लिख लीजिएगा, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, हम बस बता रहे हैं यहाँ पर। और तो ये तो हो गया सवाल, ये लास्ट सवाल था, चौथा इस प्रश्नावली का। आज के लिए बस इतना ही था। अगर अगर इस सवाल में अगर प्रॉब्लम आई होगी, अगर नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहां भी आप हमको बता सकते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो है प्रश्नावली 1.2 के लिए उदाहरण पढ़ेंगे। और इसका ये दूसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर हम पढ़ चुके। तो आज के लिए बस इतना ही था।